गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम नेशनल इनकम को इनकम मेथड से कैलकुलेट करना सीखेंगे। ये देखो, नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। कल हमने मतलब सैटरडे को हमने सीखा था नेशनल इनकम को वैल्यू एडिड मेथड से कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसमें मैंने बताया था कि सारी चीज़ों की वैल्यू को मार्केट प्राइस को जोड़ देंगे तो नेशनल इनकम आ जाएगी। इसमें हम सारे लोगों की इनकम को जोड़ देंगे तो भी नेशनल इनकम आ जाएगी। जैसा कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में बताया था कि या तो सारी चीज़ों की वैल्यू को जोड़ दो, या सारे लोगों की इनकम को जोड़ दो, या सारे लोगों के द्वारा किए गए खर्चे को जोड़ दो, या एक्सपेंडिचर को जोड़ दो, तो नेशनल इनकम सेम आएगी। क्योंकि वही पैसा जो है मार्केट में चीज़ें सेल करके कमाया जाता है और उसी पैसे को खर्चा किया जाता है। इकोनॉमी में मनी इसी तरह से फ्लो करती रहती है। तो नेशनल इनकम किसी भी 3 तरीकों में से किसी भी एक से निकाल सकते हैं। तो आज हमारा ये सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। इसमें हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट से। क्योंकि जो भी चीज़ें हमारे देश में डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हुई है उनको प्रोड्यूस किसने किया है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ने। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ने किया है, तो इसलिए फैक्टर कॉस्ट पे इसको निकाला जाएगा। फैक्टर कॉस्ट में अब ये एनडीपी एट एफसी से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आएगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। ये क्या होता है? वेजेस। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ वेजेस हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो चारों फैक्टर्स का इसमें वो इनकम आ गई है। वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, चार ही फैक्टर प्रोडक्शन होते हैं। लेबर वेजेस लेती है, रेंट कैपिटल उसको लैंड को मिलता है, इंटरेस्ट कैपिटल को मिलता है और प्रॉफिट प्रोड्यूसर लेता है। तो ये चार तरह की जो इनकम है इसको कैलकुलेट करेंगे हम। किस तरह से? देखो, जो वेजेस है उसको तो हम कहते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में आगे फिर तीन चीज़ें हैं, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश और काइंड। कि मतलब लोगों को तनख्वाह मिलती है जो वो कैश में होती है, और लोगों को कुछ चीज़ें भी मिलती है जैसे जैसे यूनिफॉर्म मिलती है, या उनको कन्वेंस मिलती है, या उनको लंच मिलता है काम के दौरान पे, या उनको क्वार्टर मिलता है रहने के लिए। सो दैट इज़ कॉल्ड काइंड, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। ठीक है। तो इस तरह से इसके अलावा एक और पैसा होता है जो एम्प्लॉयर देता है। ऐसे तो सैलरी भी एम्प्लॉयर्स ही देते हैं, लेकिन एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय की सेफ्टी के लिए, ताकि जब वो नौकरी से रिटायर होगा तो उसको बाद में सोशल सिक्योरिटी रहे, कि उसके पास कुछ पैसा इकट्ठा उसके पास रहे, जो एम्प्लॉय की सैलरी में से भी कटता है और एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है उसका फ्यूचर सिक्योर रखने के लिए। एम्प्लॉयर होता है मालिक और एम्प्लॉय होता है खुद जो वर्कर जो काम करता है। तो हमने इसमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है इसमें एम्प्लॉयर आर, एम्प्लॉयर को याद रखना है। हमने एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन लेना है, एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन नहीं लेना। एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन तो क्या होगा? वो सैलरी में से ही होगा, वो सैलरी का पार्ट होता है। एम्प्लॉयर अलग से उसके लिए कुछ पैसा जोड़ता है जो एम्प्लॉई को एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिलेगा, जो ग्रॉस जो जनरल प्रोविडेंट फंड के रूप में होता है, जीपीएफ कहते हैं, सीपीएफ होता है, कम्यूटेड प्रोविडेंट फंड होता है, और इसी तरह ईपीएफ होता है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे प्रोविडेंट फंड्स होते हैं जो एम्प्लॉयर के फ्यूचर को सिक्योर बनाते हैं, और जिसमें कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय के फ्यूचर को सिक्योर बनाते हैं, और जिसमें कंट्रीब्यूशन जो है एम्प्लॉयर करता है जो सैलरी से एक्स्ट्रा होता है। ठीक है। और इसके अलावा दूसरी चीज़ है रिटायरमेंट पेंशन। रिटायरमेंट पेंशन का मतलब है जो उसके फ्यूचर को और सिक्योर बनाएगी, कि एम्प्लॉई ने अपने काफ़ी ईयर्स जो हैं किसी इंस्टीट्यूशन को दिए हैं, तो उसको रिटायरमेंट के बाद पर मंथ उसका गुजारा चलता रहे, तो इसके लिए उसको रिटायरमेंट पेंशन दी जाती है। ठीक है। तो एक पेंशन होती है ओल्ड एज पेंशन, इसमें उसको ओल्ड एज पेंशन को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि वो बिना किसी मेहनत के, बिना किसी कंट्रीब्यूशन के वो लोगों को मिलती है। लेकिन रिटायरमेंट पेंशन तो अपनी सर्विसेज रेंडर करने के बाद मिलती है, कि किसी इंस्टीट्यूशन में काम किया है तो उसके बाद वो रिटायरमेंट पेंशन दी
जाती है। ठीक है, तो इस तरह से कंपनसेशन एम्प्लॉयज़ में तीन चीज़ें इंक्लूडेड हैं: वेजेस एंड सैलरीज इन कैश और काइंड, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स एंड रिटायरमेंट पेंशन। फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में मैंने बताया था कि आप लोगों को रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो ये देखो इसमें है ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। एक चीज़ और आ जाती है जो रेंट की तरह ही होती है लेकिन रॉयल्टी कहते हैं उसको। जैसे कोई माइनिंग, कोई सरकार की वो है, जैसे खान जिसमें से कोयला निकालते हैं, तो उसमें से कोयला निकालने का अधिकार किसी को लीज पर दे दिया जाता है। जैसे माना 100 साल के लिए किसी को बोल दिया जाता है कि उसमें से कोयला निकाल के सेल कर सकता है, तो उसके बदले में गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको उससे रॉयल्टी चार्ज करेगी। ठीक है, तो दैट इज़ ऑल्सो लाइक अ रेंट, इसको अलग लेना है लेकिन रेंट से। तो ये चार चीज़ें आपकी ऑपरेटिंग सरप्लस में आएगी। अब इसमें से जो ये प्रॉफिट है इसमें भी कुछ चीज़ें इंक्लूड हैं। देखो इसमें है कॉरपोरेशन टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड डिविडेंड। कॉरपोरेशन टैक्स का मतलब प्रॉफिट का वो हिस्सा जो सरकार को टैक्स के रूप में प्रोड्यूसर दे देता है। ठीक है, एक पार्ट है ये प्रॉफिट का जो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा टैक्स के रूप में, वो प्रॉफिट में से ही दिया जाएगा। और दूसरा चीज़ है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो प्रोड्यूसर अपने पास रखेंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट में से ही ये जो पार्ट प्रोड्यूसर अपने पास रखेगा वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होगा। और एक तीसरा पार्ट होगा जो शेयर होल्डर्स के पास जाएगा, जिन्होंने कंपनी में अपना पैसा लगाया हुआ है, तो उनको भी प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा। तो ये प्रॉफिट के तीन हिस्से हो गए: कॉरपोरेशन टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिविडेंड। इन तीनों को मिलाएंगे तो जाके हमारा टोटल प्रॉफिट बनेगा। लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में ये तीनों चीज़ें इंक्लूड हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस में ये चार चीज़ें इंक्लूड हैं, और ऑपरेटिंग सरप्लस में प्रॉफिट जो है वो उसके आगे तीन पार्ट्स होते हैं। तो जैसे जैसे न्यूमेरिकल करेंगे आप लोगों को पता चलता जाएगा कि जैसे जैसे पर्टिकुलर्स गिवन हो गए आपको ये उस हिसाब से इसका न्यूमेरिकल में ऐड या माइनस करना होगा। इसके बाद हमारा कैलकुलेट हो गया है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। लेकिन क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमने नेशनल इनकम निकालनी है। नेशनल इनकम मतलब एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो नेशनल इनकम निकालने के लिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, बस खाली नेट, और नेट तो सेम है, फिर नेशनल और डोमेस्टिक का डिफरेंस है। अब तक तो आप लोग को याद हो गया होगा कि अगर नेशनल निकालना है तो डोमेस्टिक गिवन है तो प्लस एनएफआईए करेंगे। फैक्टर कॉस्ट सेम है तो कुछ भी नहीं करेंगे, बस यही इतना ही फार्मूला है नेशनल इनकम निकालने का। इसमें से ये एनडीपीएफसी से आपको कुछ भी निकाल सकते हैं, चाहे जीएनपीएमपी निकालना है, चाहे कुछ भी निकालना है। ठीक है, चाहे चाहे जीएनपीएफसी निकालना है, तो आपने वही 6 फार्मूलाज जो पहले करवाए थे उनको अप्लाई करके आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना है आपने कि इनकम मेथड अगर गिवन होगा तो आपने एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट ही कैलकुलेट करना है, ये सम यहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है, चलो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। ठीक है, यस, ये देखो ये न्यूमेरिकल है। इसमें गिवन है कि कैलकुलेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, मतलब कि जीएनपी एट एमपी। तो इसमें गिवन क्या क्या है: कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ 2000, इंटरेस्ट 500, रेंट 700, प्रॉफिट 800। एम्प्लॉयर, बस इसको ध्यान से देख लेना कि एम्प्लॉयर है ये, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। अगर एम्प्लॉई लिखा होगा, ई एम्प्लॉई लिखा होगा तो उसको नहीं लेंगे। ठीक है, फिर डिविडेंड, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट एक्सपोर्ट्स, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो ऑल पर्टिकुलर्स आर गिवन ऑफ इनकम मेथड। इसके बाद हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। देखो फॉर्मूला यही लगाएंगे: एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कितना गिवन है, देखो ये रहा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज इज 2000, तो आपने यहाँ पे 2000 ले लेना है। फिर इसके बाद है रेंट।
रेंट गिवन है 700, प्रॉफिट गिवन है 800, फिर यहाँ पे डिविडेंड भी गिवन है, लेकिन इसको अलग से नहीं लेंगे जब ऑलरेडी प्रॉफिट गिवन है, क्योंकि ये इसी का पार्ट है। रेंट हो गया, प्रॉफिट हो गया, इंटरेस्ट देखो, इंटरेस्ट कहाँ है इसमें, ये रहा, यस इंटरेस्ट भी है ये 500। रॉयल्टी है ही नहीं, रॉयल्टी तो इसको लेंगे ही नहीं, ज़ीरो है ये। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ गई हैं इसमें, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। और उसके बाद मिक्स्ड इनकम जो है, ये रहा मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ये मिक्स्ड इनकम आपने यहाँ पे लिख देना है, सबको टोटल करेंगे तो 5500 आएगा। लेकिन ये क्या आया है अभी, NDP एट FC, क्योंकि मैंने बताया था सम इसी से स्टार्ट करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करने को क्या बोला गया है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो इसको आगे कैलकुलेट करेंगे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, NDP एट FC आपने अभी कैलकुलेट किया। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में देखो ग्रॉस और नेट का डिफरेंस है, तो प्लस डेप्रिसिएशन, नेशनल और डोमेस्टिक का डिफरेंस है तो प्लस NFI है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस है तो प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब इस तरह से वैल्यूज लिख लेंगे। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आपको दी, निकाली है आपने 5500। डेप्रीसिएशन देखो आपका ये रहा, डेप्रीसिएशन ये रहा, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इसको डेप्रीसिएशन कहते हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्स ये है आपका 250। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है यहाँ पर 150, तो इसकी वैल्यू माइनस में आएगी, 2 को ध्यान से रखना है। और नेट एक्सपोर्ट्स नहीं लेना है, नेट एक्सपोर्ट्स की ज़रूरत ही नहीं है इसमें। ठीक है, और इसमें ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी गिवन है, तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इसमें इंक्लूडेड होता है। तो ये चीज़ बहुत ध्यान से रखनी है, जब आपको उसके फाइनल जो वैल्यूज़ हैं वो गिवन है तो आपको उसके पार्ट्स को इंक्लूड नहीं करना है। तो यहाँ पे देखो ये डेप्रिसिएशन, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्योंकि 2 लिखा हुआ है तो इसलिए माइनस में देंगे, और NIT आपको 250 गिवन है, सबको सॉल्व करेंगे तो 5700 आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आ जाएगा। ठीक है, एक न्यूमेरिकल और देख लो, इसमें समझा देती हूँ। इसमें भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट गिवन है 20, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ 800, रेंट 300, डिविडेंड 100, रॉयल्टी 40, नेट करंट ट्रांसफ़र टू अब्रॉड। ये जो नेट करंट ट्रांसफ़र है ये आपकी नेट फैक्टर इनकम नहीं है, दिस इज़ ट्रांसफ़र इनकम, तो अनअर्नड है, इसको नहीं लेना है न्यूमेरिकल में। तो कॉरपोरेशन टैक्स 50, इंटरेस्ट 400, डेप्रिसिएशन 70, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये वाला लेना है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स 60। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कहाँ से करेंगे, वही नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट से। COE कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज 800 ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, ये देखो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज इज 800। इसके बाद आपको ये रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी एज इट इज़ गिवन है, ये देखो रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट। अब जो है इसके बाद अब प्रॉफिट आपको डायरेक्टली गिवन नहीं है, इसमें आपको एक कॉरपोरेशन टैक्स गिवन है, एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट गिवन है और एक डिविडेंड गिवन है, तो तीनों को जब ऐड करेंगे तो प्रॉफिट आएगा। ऐसे सब में नहीं लिखा हुआ कि प्रॉफिट है ये, अब प्रॉफिट नहीं गिवन है तो प्रॉफिट के पार्ट्स को जोड़ेंगे। और मिक्स्ड इनकम इस सब में दी नहीं हुई तो मिक्स्ड इनकम ज़ीरो है, तो मिक्स्ड इनकम लेंगे ही नहीं। इस सारे को सॉल्व करेंगे तो 71710 आ जाएगा। इसके बाद आपको पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा गया नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालना है। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। आपने नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट कर लिया है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, नेट नेट तो सेम है, ये नेशनल और डोमेस्टिक है, तो नेशनल निकालना है, डोमेस्टिक गिवन है तो NFI, ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ेंगे। मार्केट प्राइस निकालना है और फैक्टर कॉस्ट गिवन है तो प्लस NIT करेंगे। ठीक है ना, तो 1710 हमने यहाँ से निकाला, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमें यहाँ गिवन है ये इस जगह पे -10, तो इसको लेंगे।
इसके बाद और हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी गिवन है 60। सारे को सॉल्व करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन में पूछा गया है नेट नेशनल प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस निकल आएगा। ठीक है, इस तरह से ये सम आप लोग मुझे लग रहा है समझ आ गए होंगे। और नहीं समझ आए तो फिर मैं कुछ अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स दे रही हूँ, उनकी प्रैक्टिस करना। ठीक है, ओके।